हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गौरव मिश्रा और मैं आज आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ फिजिक्स में एक नए टॉपिक्स पे। अपने मैकेनिक्स का एक नया टॉपिक क्या है बच्चों? सर्कुलर मोशन। बच्चों सर्कुलर मोशन को आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि सर्किल क्या होता है। सर्कुलर में सबसे पहले जरूरत किसकी है? सर्किल क्या होता है बच्चों? सर्किल आपको पता है कि सर्किल की डेफिनेशन क्या है? द लोकस ऑफ अ पॉइंट which is always at same distance from a fixed point is called circle। मीन्स अगर कोई ऐसा पॉइंट है जिसकी एक फिक्स पॉइंट से, ये पॉइंट कैसा होता है बच्चों? फिक्स। इससे डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। ये ऐसा मोशन करे कि इसकी इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? सेम रहे। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। मीन्स अगर ये डिस्टेंस आर है तो अगर ये मोशन करता करता यहाँ आ जाए तो यहाँ भी आर रहे, ये भी आर रहे और ये भी आर रहे। दिस इज कॉल्ड सर्किल। इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? सर्किल। और सर्किल में एक टर्म आता है रेडियस। दिस इज कॉल्ड रेडियस। तो रेडियस क्या होती है? रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट जिसके चारों तरफ ये पॉइंट मूव कर रहा था और इस मोशनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और किसी सर्किल में रेडियस की वैल्यू हमेशा क्या होती है? सेम रहती है। और इस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर ऑफ द सर्किल। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल। अच्छा, फिक्स पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस मीन्स मूवेबल पॉइंट तक की डिस्टेंस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडियस। तो ये बच्चों क्या हो गई हमारे पास? रेडियस। अब बच्चों यहां पे एक और डेफिनेशन देखनी है हमको, रेडियल वेक्टर। तो रेडियल वेक्टर क्या है? द वेक्टर प्रेजेंटेशन फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू कर्व। फिक्स पॉइंट से कर्व को जो शो करते हैं उस वेक्टर को रेडियल वेक्टर बोलते हैं। जैसे यहां पे मान लीजिए रेडियल वेक्टर शो करना हो तो ये होगा, मतलब ये अलोंग द रेडियस हो सकता है, ये रेडियल वेक्टर है। अच्छा, या फिक्स पॉइंट से मूवेबल पॉइंट तक के वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल वेक्टर बोलते हैं। और सर्किल में रेडियल वेक्टर हर जगह क्या रहेगा? से मैग्नीट्यूड उसका सेम है। जैसे यहाँ का रेडियल वेक्टर बनाना है तो यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ का रेडियल वेक्टर बनाना है यहाँ से मिला दीजिए। मीन्स रेडियल वेक्टर को कहीं भी बनाना है तो क्या करो? सेंटर से उस पॉइंट को मिला दो, वो बन जाएगा रेडियल वेक्टर। बच्चों और इसमें बात आती है सरकमफ्रेंस क्या होती है? तो जो पॉइंट मूव कर रहा था सर्किल बनाने के लिए, इस पूरे डिस्टेंस को, एक पूरा कंप्लीट सर्किल करने के लिए वो यहां से आ गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया और चलता चलता लास्ट में अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इस पूरी डिस्टेंस को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस की वैल्यू 2 पाई आर होती है। कितनी होती है बच्चों? 2 पाई आर। तो ये तो हो गई सर्किल की इंफॉर्मेशन। अब बात आती है सर्कुलर मोशन क्या है। देखो रफ लैंग्वेज में मैं बात करूं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्किल की सरकमफ्रेंस पर चलने लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे सपोज करो ये हमने की एक थ्रेड से अटैच कर ली और इस थ्रेड को मैं घुमाने लगूं तो ये क्या है? ये मोशन कौन सा है बच्चों? इसका सर्कुलर मोशन हो रहा है। किसका? अगर इस की को मैं ध्यान से देखूं तो क्या ये सर्किल में घूम रही है? हाँ बिल्कुल घूम रही है। ध्यान से देखो, ये की जो है वो क्या हो रही है? ऐसे देखो की को। तो अगर इस की का पाथ बनाओगे तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है,
ऐसे ऐसे घूम रही इस पे, तो इस मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसमें जो थ्रेड यूज हो रही थी इसके बीच की, उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। जिस पाथ पे वो मूव कर रही वो क्या था? सरकमफेरेंस या पेरिफेरी भी बोलते हैं इसको। तो बच्चों सर्कुलर मोशन क्या हो गया? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ये क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है। परफॉर्म इट्स मोशन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स सेम ऑलवेज। इस फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस हर जगह क्या रहेगी? सेम रहेगी। इसका मतलब अगर ये पोजीशन P1 पर है और यहां पहुंच जाए P2 पर, कभी यहां पहुंच जाए P3 पर, तो फिर P4 पर, तो हर जगह इसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो आई थिंक मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? तो व्हेन अ बॉडी परफॉर्म इट्स मोशन इन सच अ वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स सेम ऑलवेज, देन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अच्छा, जब ये सर्कुलर मोशन होता है तो बच्चों आपको मैं एक चीज यहां क्लियर कर दूं कि सर्कुलर मोशन कभी भी अपने आप नहीं होता, उसको करवाना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि मेरी ये की अपने आप सर्कुलर मोशन करे, या मैं इस थ्रेड को हटा के ऐसे फोर्स दे दूं, तो क्या सर्कुलर मोशन करेगी? नहीं। ये सर्कुलर मोशन तभी करेगी जब ये स्ट्रिंग इस की को घुमाएगी। ये की अगर हम बात करें तो ये जब स्ट्रिंग इस की को घुमाएगी तो ये की सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। कहने का सेंस ये हुआ कि सर्कुलर मोशन को करवाने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड है। वो फोर्स कोई भी दे सकता है। जैसे यहां इस की को ये फोर्स कौन दे रहा था? स्ट्रिंग दे रहा था, ये लॉकेट जो भी था वो दे रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहां पर एक फोर्स लग रहा होगा जो कि सर्कुलर मोशन को मेंटेन करेगा। इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी आगे चल के इस पे डिस्कस होगा बच्चों, अभी तो हम ऐसे रफ लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो इसमें एक अंदर की तरफ फोर्स चाहिए, उस फोर्स को क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन। ऐसा फोर्स जो रिक्वायर होता है सर्कुलर मोशन को मेंटेन होने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, कहां कहां आपने सर्कुलर मोशन देखा? एक तो हमने अभी की में आपको दिखाया। अच्छा, और कहां देखा? आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम्स में, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन कोई जॉब कर रहे हैं? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ एक फोर्स मिलता है। वो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बन गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन गया, Fe। ठीक है, अर्थ सन के चारों तरफ मूव कर रही है बच्चों। ये भी पाथ लगभग सर्कुलर मोशन है, अप्रॉक्स। ये क्यों मूव कर रही है? क्योंकि अर्थ को एक फोर्स सन की तरफ इसको फिक्स किए हुए है, टाई अप इसका है यहां। ये फोर्स इसको सर्कुलर मोशन को मेंटेन कर रहा है। ऐसे अगर रोटेट करे तो इस तरीके से। ठीक है, ये फोर्स कौन सा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है।
तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल बन गया। देखिए जब हमने की को रोटेट किया तो स्ट्रिंग ने सेंट्रीपिटल फोर्स दिया, जब की को रोटेट किया था ऐसे पकड़ के तो क्या हुआ था, जो टेंशन था स्ट्रिंग का उसने सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया था। जब हमने इलेक्ट्रॉन को घुमाया तो जो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों के बीच लगने वाला, उसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दिया। जब मैंने देखा कि अर्थ चारों तरफ घूम रही सन के, तो यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स दे दिया। कहने का सेंस ये है कि कहीं भी अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो नेसेसरी है कि वहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल रहा होगा। आप देखते हैं कि आप लोग कार को टर्न कर देते हैं, कहीं चौराहे पे पहुंचे, आप क्या करते हैं, कार को टर्न करते हैं, घूम जाती। साइकिल लेकर घुमाना शुरू। बच्चों जब कार टर्न करती है तो कार को भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है। कौन देता है, टायर और रोड के बीच लगने वाला फ्रिक्शन उस समय सेंट्रीपिटल का काम करता है। सोचो अगर कार मुड़ रही हो और अचानक सारा फ्रिक्शन खत्म कर दिया जाए, ऑयलिंग कर दिया जाए, स्मूथ कर दी जाए सरफेस, तो क्या होगा, कार बाहर की तरफ शिफ्ट हो सकती है, फिसल जाएगी। क्यों, क्योंकि तब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो उसको सेंट्रीपिटल नहीं मिलेगा। और भी बहुत चीजें सेंट्रीपिटल देती हैं, अभी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे जो साइकिल चला रहा होता है कोई पर्सन, तो देखा होगा टर्न्स पे अपनी बॉडी को ऐसे थोड़ा सा बेंड कर देता है। क्यों, क्योंकि उस समय उसको फ्रिक्शन दो जगह से सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, एक साइकिल के टायर और रोड के बीच का फ्रिक्शन, दूसरा जब कोई भी साइकिल जो चला रहा होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपनी बॉडी को अंदर तरफ लीन कर लेता है। जैसे इधर टर्न हो रहा है तो ऐसे बॉडी को झुका लेता है। झुकाने से क्या होता है, उसकी बॉडी का कुछ पार्ट भी सेंट्रीपिटल फोर्स में थोड़ी हेल्प कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। अभी आगे चल के मैं इस पे डिस्कस करूंगा। तो हमने समझ लिया कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, क्या when a body rotates in such a way या when a body moves in such a way that its distance from a fixed point remains same, this motion is called circular motion, and the distance between object and fixed point is called radius. The path which covered by object is called circumference. इस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, circumference, ठीक है। And for circular motion there is a necessary force required to maintain the circular motion. This force is called centripetal force. अब बच्चों हम अपनी बात पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से आपने एक चीज और देख लिया होगा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कोई भी फोर्स बन जाता है। कभी ग्रेविटेशनल वाला बन जाता है, कभी इलेक्ट्रिक वाला बन जाता है, कभी फ्रिक्शन वाला बन जाता है। इसका मतलब सेंट्रीपिटल कोई अलग से फोर्स नहीं है, जो फोर्स हम जानते हैं उन्हीं में से कोई एक सेंट्रीपिटल का काम कर देता है। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो देखिए यहां पे सर्कुलर मोशन दो टाइप के हमको पढ़ने, कैसे कैसे। वन इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही हो, ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और एक सर्कुलर मोशन ये परफॉर्म कर रहा, और परफॉर्म करते समय हर पॉइंट पे उसकी स्पीड सेम रहे। ध्यान सुनना बच्चों, क्या सेम रहेगी, उसकी स्पीड। तो इस मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मीन्स इफ ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, देन दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों स्पीड कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी चेंज होती रहती है। कैसे भाई, वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाते हैं ना बच्चों। तो अगर वेलोसिटी की बात करोगे
तो वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल रही। वेलोसिटी कंटेन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सब जगह क्या है, अलग अलग है। तो याद रखना यहां पे v1 और v2, v3, v4, v5, v6 एंड v7 सबका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, सेम होगा। हर पॉइंट पर स्पीड सेम होगी, लेकिन याद रखना सर्कुलर मोशन में कभी भी वेलोसिटी को सेम नहीं कर सकते। वेलोसिटी डिफरेंट होगी। क्यों? ड्यू टू चेंजिंग ऑफ डायरेक्शन। हर पॉइंट पे उसके पीछे वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसीलिए हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्या करता है, उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। डायरेक्शन बदल रही ना बच्चों हर पॉइंट पे, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंज्ड रेगुलरली ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज्ड रेगुलरली। लगातार वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक एक्सेलरेशन भी लगेगा, और वो एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ लगता है बच्चों, सेंटर की तरफ। वो एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगता है, टुवर्ड्स सेंटर। तो याद रखना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है, जिसमें स्पीड तो कांस्टेंट होती है बट हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है। दूसरी बात, हर पॉइंट पर एक्सेलरेशन किधर होता है, टुवर्ड्स सेंटर। एक्सेलरेशन जो होता है वो हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है, एंड दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बच्चों एक बात का और ध्यान रखिएगा, दूसरे टाइप का भी एक मोशन होता है, वो होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड लगातार क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो। इसका मतलब इसमें वेलोसिटी भी चेंज होगी और स्पीड भी चेंज होगी। ठीक है, तो इसमें अगर हर पॉइंट पे कहीं वेलोसिटी v1 है, कहीं वेलोसिटी मान लो v2 है, वेलोसिटी वेक्टर में दिखा रहा हूं इसीलिए मैं इनको वेक्टर से दिखा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ चेंज्ड रेगुलरली। मीन्स जो v1 का मैग्नीट्यूड है और v2 का मैग्नीट्यूड है ये जरूरी नहीं कि बराबर हो। समझ गए, v2 v3 के बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं है, v3 v4 के बराबर हो ये जरूरी नहीं है, एंड v4 v5 के बराबर हो ये जरूरी नहीं है। इन सबके मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होते हैं। डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी तो डिफरेंट होनी थी, बट इनके क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब हुआ कि इन सबके मैग्नीट्यूड आपस में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो सर्कुलर मोशन है जिसमें बॉडी की स्पीड और वेलोसिटी दोनों चेंज होती हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ चेंज्ड रेगुलरली। इसमें लिखा जाएगा स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ चेंज्ड रेगुलरली। और बच्चों इसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होता है, ध्यान रखना, इसमें दो तरह के एक्सेलरेशन हो जाते हैं। एक तो टुवर्ड्स सेंटर लगता है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जैसे वहां लग रहा था,
और एक एक्सेलरेशन इसमें और होता है, वो हो जाता है टेंजेंशियल। ठीक है, वो या तो अलोंग द वेलोसिटी लगेगा या अपोजिट टू द वेलोसिटी लगेगा। भाई अगर स्पीड बढ़ रही है तो इस वेलोसिटी डायरेक्शन में लगेगा, स्पीड घट रही है तो वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा। तो वो एक्सेलरेशन ऐसे लगता है at। ये क्या होता है? ये होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ध्यान रखना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही एक्सेलरेशन होता है, कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं। वन इज द रेडियल एक्सेलरेशन एंड अदर इज द टेंजेंशियल, और रिजल्टेंट इन दोनों के हिसाब से आता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये रिजल्टेंट होता है। इस पे अभी बहुत सारी चर्चाएं आगे होनी है, अभी हम इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे डायरेक्शन पे। ठीक है बच्चों? अच्छा, सर्कुलर मोशन में हमको अपना पहला टॉपिक अब पढ़ना है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी तक तो हम इसका क्या पढ़ रहे थे सर? इंट्रोडक्शन। अब क्या होने जा रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है बच्चों? सपोज कर लेते हैं कि एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, किसी समय वो P1 पोजीशन में है। ठीक है, और इस तरीके से ये चल रही है। सीधी सी बात है, थोड़ी देर के बाद ये बॉडी यहां पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? P2 पोजीशन पे। यहां पे इसका वेलोसिटी किधर होगा? इस साइड होगा। अच्छा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होता है भाई? जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है, इन दोनों के बीच जो एंगल बनना है, देखो सेंटर से इनिशियल पोजीशन को मिलाया, फिर सेंटर से फाइनल को मिलाया, इनके बीच का जो एंगल बनना है इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा थीटा। ठीक है, अब वही बात है, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा, तो उसको dt से भी लिख लेते हैं, अभी आगे चर्चा होगी। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हेन अ बॉडी परफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन द एंगल कवर्ड बाय रेडियल वेक्टर। किससे कवर हुआ एंगल? बाय रेडियल वेक्टर इज कॉल्ड, या एंगल स्वेप्ट बाय रेडियल वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल स्वेप्ट बाय रेडियल, स्वेप्ट मतलब ऐसे झाड़ू लगाना, ऐसे ऐसे। तो ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एंड इट्स यूनिट इज, इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? रेडियन और डिग्री में भी कैलकुलेट करते हो, सेकेंड, मिनट, बहुत सारी होती हैं। ठीक है, अच्छा, यहां से पूछा जाता है इसकी यूनिट हो गई, डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन क्या होगी भाई? तो आपको पता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। अगर इसकी रेडियस को r कह दिया जाए तो r, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? आर्क की डायमेंशन l, रेडियस की डायमेंशन l।
तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा l की पावर 0. दिस इज द डायमेंशन. मीन्स वी कैन से दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी. यस, वी कैन से. बच्चों, एक चीज और पूछी जाती है आपसे कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी तो है, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो भाई डायरेक्शन निकालना बहुत सिंपल है. क्या सिंपल है? आप सेंटर पे अपने हैंड को, राइट हैंड को सेंटर पे रख दीजिए. राइट हैंड रूल से ही निकलता है. कैसे? सेंटर पे रख दिया और अपने फिंगर को उधर कर्ल कर लीजिए जिधर मोशन हो रहा हो. जैसे इसका मोशन ऐसे हो रहा, तो हम फिंगर को ऐसे रखने के बाद ऐसे कर्ल करेंगे. जब ऐसे कर्ल कर लेंगे तो उस समय आपका थंब जो आउटसाइड निकला होगा, ये दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? दिख रहा होगा. थंब की डायरेक्शन कहां जा रही है? अपवर्ड. तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? आउटसाइड. ठीक है. तो सीधी सी बात है, आपको राइट हैंड रूल को लगाना आना चाहिए. उसके लिए करना क्या है? मान लीजिए एक सर्कुलर मोशन बॉडी इधर कर रही है और एक सर्कुलर मोशन इधर कर रही है. दोनों पे बात कर लेते हैं. तो सेंटर पे हमने अपना हैंड रखा और क्या करेंगे? फिंगर्स को उधर कर्ल करेंगे राइट हैंड की, जिधर मोशन हो रहा है. तो मोशन इधर हो रहा है, इधर देखो ऐसे था, ऐसे हो रहा है. तो थंब कहाँ है? आउटसाइड. तो यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें डॉट बनेगा. डॉट का मतलब होता है आउटसाइड. ठीक है. इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर जाएगा? तो भाई क्या होगा? फिंगर कर्ल कर लो, फिर से देखो, फिंगर कर्ल करो, तो ये क्या होगा? अंदर की तरफ. देखो ना, फिंगर कर्ल किया, थंब कहां गया? अंदर की तरफ. तो यहां पे जो डेल्टा थीटा होगा उसको हम लोग क्रॉस डायरेक्शन में दिखा देंगे. क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड. तो ये आउटवर्ड भी कह सकते हैं और इसको हम इनवर्ड कह देंगे. इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट, देखो बच्चों, क्लॉकवाइज में जा रहा है तो वो इनवर्ड होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आउटवर्ड होगा. ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. अब इसके बाद आती है हमारे पास ये बात कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी निकालना आना चाहिए. अच्छा, कैसे निकालेंगे भाई? आपको पता है कि अगर हम क्लॉक की बात कर लें, ठीक है, क्लॉक, ठीक है, आपकी दीवार में भी लगी है क्लॉक. अब बच्चों बात यहां पे ये आती है कि आपको पता है इसमें 3 इसके हैंड्स होते हैं. कुछ ऐसे. ठीक है बच्चों, ये आपका सेकेंड का हैंड होता है, ये आपकी मिनट की हैंड होती है और ये आपकी आवर्स की हैंड होती है. ठीक है. सेकेंड्स हैंड सेकेंड को बताती है, मिनट्स हैंड एंड आवर्स हैंड. ठीक है. अच्छा, आप लोगों को यह क्लियर होगा कि अगर मैं बात करूं फॉर 12 आवर, 12 घंटों के लिए, ठीक है, हमें यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है.
पहले हम कैलकुलेट करें आर्स हैंड का, फॉर आर्स हैंड डेल्टा थीटा किसके लिए निकालने जा रहे हैं बच्चों? फॉर 12 आर। तो 12 आर के लिए इसका कितना होगा सोचो। तो आपको पता है कि ये जो आर्स वाला हैंड होता है ये 12 आर में अपना एक चक्कर पूरा करता है। और बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो एक पूरे राउंड का होगा वो कितना होगा? भाई सीधी सी बात है, चाहे आप इधर से ले चाहे उधर से ले, 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, ये तो हम जानते हैं। तो कितना होगा? 2 पाई रेडियन। तो घंटे वाली सुई का 12 घंटे में कितना हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो एक पूरा चक्कर घूम चुकी होगी। तो कितना होगा बच्चों? 2 पाई होगा ना? वेरी गुड। अगर मिनट्स हैंड की बात कर लें तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देख लिया कि अगर मिनट्स हैंड की बात करें तो आप बताइए एक कितने देर की बात करनी? 12 आवर्स में। 12 आवर्स में मिनट हैंड कितनी बार अपना राउंड कंप्लीट करेगा? भाई जो मिनट्स का हैंड है वो एक राउंड कंप्लीट करता है 60 मिनट में, मींस 1 घंटे में। तो 12 आवर में कितनी रोटेशन कंप्लीट कर लेगा? अरे भाई ये 12 आवर में 12 टाइम्स अपना रोटेशन कंप्लीट करेगा। इसका मतलब अगर इसका हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो क्या आएगा? एक राउंड में 2 पाई, और कितने राउंड इसने लगाए? 12 राउंड लगाए। तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24 पाई रेडियन। ठीक है। अब आपसे कोई कह दे कि फॉर सेकेंड्स हैंड, बताइए 12 आवर में सेकेंड वाली सुई कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लेगी? तो भाई जो सेकेंड वाली सुई है, ठीक है, वो क्या करती है कि एक कंप्लीट रोटेशन लगाती है 1 मिनट के लिए, एक कंप्लीट रोटेशन लगाती है 1 मिनट के लिए। ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे के लिए वो कितने राउंड लगाएगी? तो भाई 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और उसने एक रोटेशन लगाया 1 मिनट के लिए, तो 60 मिनट के लिए कितना लगाएगी? 60 रोटेशन। तो इस सेकेंड्स हैंड के 60 रोटेशन तो हो जाएंगे किसके लिए? 1 घंटे के लिए। और कितने घंटे होते हैं भाई? 12 घंटे होते हैं। हमको यहां पे बात करनी है 12 आवर्स की। तो फॉर 12 आवर्स सेकेंड हैंड कितनी बार घूमेगी? तो भाई 1 घंटे के लिए घूम रही 60 टाइम, तो 12 आवर के लिए 12 इंटू 60 टाइम। अब बात कीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो हमने बताया एक राउंड घूमने में कितना चलता है? 2 पाई। तो 12 इंटू 60, टोटल रोटेशन कितना हो गया? 60 टाइम्स घूमती है 1 घंटे के लिए, तो 12 घंटे के लिए 12 इंटू 60। तो जितना रोटेशन कर रहे उससे मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? ये मिलेगा 1440 पाई। दिस इज 1440 पाई रेडियन। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर सेकेंड्स हैंड फॉर 12 आवर्स। क्वेश्चन में हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक बात कर ली। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद अगला टॉपिक हमारे पास आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है, यहां पे हम बात करते हैं। तो बच्चों ऐसा है, आपको नॉर्मल वेलोसिटी के बारे में पता होगा, लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी भाई? सीधी सी बात है, हमको वेलोसिटी से ही पता चल गया। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या टाइम इंटरवल। जब से जब तक बात हुई, बात वही है। अब बच्चों ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या? हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर मान लीजिए कि एक सर्किल है और कोई बॉडी यहां सर्कुलर मोशन कर रही है। पहले बॉडी P1 पॉइंट पे है जहां उसकी वेलोसिटी का वेक्टर V1 है। मान लीजिए डेल्टा t टाइम के बाद, कितने टाइम बाद? आफ्टर टाइम डेल्टा t, बॉडी रीच्ड फ्रॉम P1 पोजीशन टू P2 पोजीशन। बॉडी क्या हुई? P1 पोजीशन से P2 पोजीशन में पहुंच गई। तो सेंटर से P1 तक हमने एक रेडियल वेक्टर बनाया, P2 तक दूसरा रेडियल वेक्टर बनाया, और इस रेडियल वेक्टर में जितना मूवमेंट हुआ वो क्या हो गया? वो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? डेल्टा थीटा। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है कि जब बॉडी यहां से यहां गई है तो रेडियल वेक्टर में एक डिस्प्लेसमेंट आया है, वो कौन है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। अगर इस कंडीशन में बात करो तो सर्कुलर मोशन ऐसा हो रहा है, तो डेल्टा थीटा की डायरेक्शन किधर होगी? तो हमने आपको बताया रखा है। क्या बताया है? कि सेंटर पे हैंड को रखिए, राइट हैंड को, फिंगर को उधर कर्ल कीजिए जिधर कर सकते हैं। अब कई लोग कह रहे हैं तो पीछे करेंगे, भाई पीछे कर ही नहीं पाओगे, टूट जाएंगे। तो आप इधर इसको फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए। तो जो थंब है वो बताता है डेल्टा थीटा किधर होगा। तो किधर होगा? तो डेल्टा थीटा किधर होगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ है। ठीक है बच्चों? अच्छा, मैंने कहा था ना बाहर को डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, आप देखिए जब बॉडी P1 से P2 पोजीशन तक पहुंचती है तो क्या वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहां से यहां तक कितना कवर लिया उसने? डेल्टा S। और मान लेते हैं इसकी रेडियस क्या है? कैपिटल R। तो इस बॉडी ने P1 से P2 तक जो डिस्टेंस कवर की है, आर्क की लेंथ होगी वो क्या है? डेल्टा S है। और इसकी रेडियस क्या है? R है। तो बच्चों आफ्टर टाइम t बॉडी रीच्ड फ्रॉम P1 टू P2, देन एंगुलर वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? भाई इसको लिखते हैं किससे? ओमेगा से। किससे नोट करते हैं बच्चों? ओमेगा से। इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां से यहां तक, P1 से P2 तक? डेल्टा थीटा अपॉन टाइम इंटरवल। कितना टाइम लगा? डेल्टा t। सो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो बच्चों। इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0 मीन्स जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा हो। भाई टाइम इंटरवल छोटा होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये सर्कुलर मोशन आप ले रहे हैं, यहां पे यहां से टाइम इंटरवल बड़ा लोगे तो बड़ा आर्क मिलेगा, और टाइम इंटरवल छोटा होने का मतलब यहां से यहां बस पहुंचोगे, तो उस समय ये एंगल बहुत छोटा हो जाता है, डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा हो जाता है। तो जब टाइम इंटरवल को 0 के आसपास मान लेते हैं उस समय हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी।
दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या है? ये इंस्टेंटेनियस है और ये क्या है? एक एवरेज। ठीक है, जब टाइम इंटरवल बड़ा कर दिया गया तो वही टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। वैसे टोटल एंगुलर मोमेंटम व टोटल टाइम, ये क्या हो जाएगा? ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। बट डी थीटा अपॉन डी टी ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। नोट कर लीजिए। अब बात ये आती है कि अगर हम सोचें कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए बात करें, एक पूरा चक्कर मार दें, मान लीजिए P1 से चलना शुरू करें और P1 तक ही लौट आए। ठीक है, तो फॉर, अब बच्चों ये तो इंस्टेंटेनियस आपने नोट कर ली, हटा दे इसको। ठीक है, देखिए फॉर कंप्लीट वन कंप्लीट सर्कुलर मोशन। वन कंप्लीट का मतलब एक चक्कर पूरा करना, एक रिवोल्यूशन करना। P1 से चले तो चलते चलते P1 पे ही वापस। तो बच्चों उस समय डेल्टा थीटा कितना होगा? सोचो, यहां से चले और यहीं वापस, तो एंगल कितना बनेगा भाई? कहीं भी एंगल पूरा चलना आना है तो क्या हो जाएगा? सीधा 2 पाई। ठीक है, और टाइम टेकन इन वन रिवोल्यूशन, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लेता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, इसको लिखेंगे डेल्टा टी से। सो ओमेगा इज इक्वल टू, इस केस में ओमेगा कितना आएगा भाई? डेल्टा थीटा अपान टी करते थे, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा इस समय? 2 पाई। टाइम कितना लगा? टी। दिस इंडिकेट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2 पाई अपान टी। एक ये भी फार्मूला हो सकता है। अच्छा, अब सोचिए, अगर मान लेते हैं कि यहां पे फ्रीक्वेंसी एन हो, फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ लो पहले, 1 सेकंड में n राउंड लगा रहा हो। 1 सेकंड में कितने राउंड लगा रहा हो? n। ठीक है, तो उस बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? सोचिए जरा। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? n। If n is the frequency of body, then आपको पता होगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/n होता है। ये वैल्यू अगर यहां पुट कर देंगे, 1/n रखेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या बचेगा बच्चों? इन दिस सिचुएशन ओमेगा इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 पाई n। कई लोगों को तो यही नहीं समझ में आता कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/n कैसे होता है। अरे भाई सोचिए, 1 सेकंड में मान लीजिए वो 2 चक्कर लगाता है। 1 सेकंड में कितने राउंड लगाता है? 2। तो 1 राउंड लगाने में कितना टाइम बचा? 1/2। भाई 1 सेकंड, अगर 1 चक्कर कंप्लीट करने में उसको 2 सेकंड लगते हैं किसी बॉडी को, सॉरी, अगर मान लें कोई बॉडी 1 सेकंड में 2 चक्कर लगाती है, कितने चक्कर लगाती है? 2। तो 1 चक्कर लगाने में कितना समय लगा? 1/2 सेकंड। एक बॉडी अगर 1 सेकंड में 4 चक्कर लगा ले, 1 सेकंड में कितने राउंड कर ले? 4 टाइम्स। 1 सेकंड में अगर वो 4 राउंड करेगी तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम मतलब 1 चक्कर लगाने समय। तो भाई 4 चक्कर लगा रही है 1 सेकंड में, तो 1 चक्कर कितनी टाइम में लगाएगी? 1/4 सेकंड में। तो इसका मतलब है
कि एक बार चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/n, n मतलब जितने चक्कर लगा रहा है 1 सेकंड में। वहां से ये फार्मूला बन गया। बच्चों इस पर अभी हम बात करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा इसके बाद रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लिख देते हैं रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ये क्या है भाई? पहले तो वही चीजें माननी पड़ेंगी। सपोज किया एक बॉडी है, सर्कुलर मोशन कर रही है, मान लिया वो इनिशियली पॉइंट P1 पर है जहां उसकी वेलोसिटी v1 वेक्टर है। डेल्टा t टाइम के बाद वो P1 से P2 तक पहुंच जाती है जहां उसकी वेलोसिटी का वेक्टर v2 हो जाता है। बट हम मान के चल रहे हैं ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये कैसा सर्कुलर मोशन है? यूसीएम। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एक खासियत मैंने आपको समझा दी है। क्या? v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? v। मतलब v हो गई इसकी स्पीड। v क्या हो गई बच्चों? स्पीड। ठीक है। तो इस केस में आप सोचिए जब P1 से P2 तक बॉडी चली गई तो क्या आप कह सकते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। दिस इंडिकेट, ठीक है, एंगल कितना है बच्चों? डेल्टा थीटा। आर्क कितना है? डेल्टा एस। रेडियस कितना है? आर। ऑन डिवाइडिंग बाई डेल्टा टी ऑन बोथ साइड। तो क्या बचेगा? डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/r डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। वही बात है बच्चों, अगर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब, ठीक है, यहां लिख देंगे फॉर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया था डी थीटा अपान डी टी। ये क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए मेजरमेंट का वेलोसिटी का तो वो इंस्टेंटेनियस बन जाती है, उस टाइम की पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हो जाती है। ठीक है। एंड डेल्टा एस अपान डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? डी एस अपान डी टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी एंड दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, तो ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे? तो बचेगा डी थीटा अपान डी टी। देखिए इस इक्वेशन से, इसी इक्वेशन से देख रहे हैं यहां पे, तो इसकी जगह क्या आ गया? डी थीटा अपान डी टी इज इक्वल टू 1/r डी एस अपान डी टी। बच्चों डी थीटा अपान डी टी इसके बराबर है, दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी 1/r। डी एस अपान डी टी क्या है? इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी हमने कितनी मान रखी है? वेलोसिटी या स्पीड है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात हो, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। तो v, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? आर ओमेगा। v इज इक्वल टू कितना हो गया? आर ओमेगा। ठीक है।
अगर वेक्टर फॉर्म इस वेलोसिटी का लिखना हो तो याद रखना v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा की कभी कभी यूनिट पूछ लेते हैं, तो क्या होती है यूनिट? रेडियन पर सेकेंड। क्या होती है? रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर मिनट, रेडियन पर आवर, कुछ भी हो तो समझ ही रहे हो, टाइम अपान में है। तो ये हमारा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r हो गया, मीन्स वेक्टर फॉर्म ऑफ लीनियर वेलोसिटी। बच्चों यहां पे मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि ये जो रिलेशन है, ठीक है, ये आपको जितना सिंपल देखने में लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। आपने देखा कि v इज इक्वल टू हो गया r ओमेगा, ठीक है, मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू मैंने देखा v अपान r। बट बच्चों एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशन में ही नहीं होती, लीनियर मोशन में भी एंगुलर वेलोसिटी पॉसिबल है। कैसे? देखो, मान लेते हैं कि आप यहां खड़े हैं, ये आप है, ठीक है, और आपका फ्रेंड यहां खड़ा है, ये हो गए यू, ठीक है, ये आपका फ्रेंड। आपके सामने यहां पे सपोज कीजिए टीचर खड़ा है या मैं खड़ा हूं, ठीक। आपका फ्रेंड v वेलोसिटी से जाने लगे तो आपको अपने फ्रेंड को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप ऐसे खड़े, वो सामने जा रहा है, आप देखते रहेंगे, वाह जा रहा, सीधा सीधा जा रहा, मेरा दोस्त बिल्कुल सीधा सीधा जाता, मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो मेरे लिए तो मेरा फ्रेंड कैसा जा रहा? सीधा जा रहा, मुझे कोई दिक्कत, मेरे लिए वो लीनियर मोशन की तरह मैं उसको देख रहा हूं। बट अगर मैं यहां से देख रहा हूं और ये भाई साहब जा रहे हैं, तो जब यहां पे है तो मेरी आंख यहां होगी, जब आगे बढ़ेंगे तो मेरी आंख यहां होगी, और आगे जाएंगे तो मेरी आंख यहां पहुंचेगी। मतलब आंख वहां नहीं जाएगी, हम पहले इधर देख रहे होंगे, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो हम इधर देखना शुरू करेंगे, और आगे बढ़ेंगे हम इधर देखना शुरू करेंगे, और आगे बढ़ेंगे हम यहां देखना शुरू करेंगे। कहने का सेंस ये है कि ये पर्सन तो अभी भी लीनियर वेलोसिटी से जा रहा है v से, बट हमारी आइज जो हम यहां खड़े थे, हम तो इसको इधर जाते देखेंगे तो क्या लगेगा? ऐसे घूम जाएंगे। आपके सामने कोई रोड पे ऐसे जा रहा हो तो आप क्या करेंगे? सामने दिखा, फिर अब इधर जाने लगा तो क्या करेंगे? आपकी मुंडी घूम जाएगी, आपका सर घूम जाएगा। आपका जब सर घूमेगा तो आप अपने आइज को देखिए या अपने माउथ को देखिए, तो आपका माउथ क्या ऐसे ऐसे घूम गया, तो क्या आपके सर का मोशन कैसा हो गया? एक एंगल यहां कवर हो गया। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया तो यही मतलब क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी हो गई। भाई यहां से यहां पहुंचा, इतना घुमाना पड़ा, और पहुंचा, इतना घुमाना पड़ा, और पहुंचा, इतना घुमाना पड़ा। तो जैसे जैसे वो जाता रहेगा वैसे वैसे हमको अपना सर घुमाते रहना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्सन तो लीनियर मोशन कर रहा, आप अगर उसके सामने बैठ के देखेंगे तो लीनियर मोशन, बट अगर आप उससे हट के किसी एंगल से देखेंगे तो उसका मोशन क्या दिखेगा? सर्कुलर टाइप से आपको महसूस होगा। बच्चों इन सब केसेस में भी एंगुलर वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब आप ऐसे किसी चीज को देखते हैं इस टाइप से, तो सीधी सी बात है आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए कि मैं, तो आपको पता है कि जितनी डिस्टेंस ये चलेंगे, टी टाइम की बात कर रहा हूं, अगले टी टाइम में भी वो इतनी डिस्टेंस चलेगा, अगले टी टाइम में भी वो उतनी डिस्टेंस चलेगा। मींस हर टी टाइम में वो डिस्टेंस तो सेम चला है, लेकिन क्या आपको देखने पर उस पर्सन का एंगल हमेशा सेम मिला है? देखिए पहले इतना एंगल मिला,
डेल्टा हम नहीं लिखते, नॉर्मल लिखते हैं θ1। पहले कितना एंगल मिला, θ1, ध्यान से देखना बच्चों। फिर कितना मिला, θ2, फिर कितना मिला, θ3। क्या लॉजिकली आपको दिख रहा है कि θ1 बड़ा है θ2 से, बड़ा है θ3 से? मतलब जैसे जैसे वो दूर जाता जाएगा वैसे वैसे एंगल सेम टाइम इंटरवल में छोटा होता जाएगा। और ये सब कितने कितने टाइम में हमने मेजर किए हैं, t टाइम में। तो अगर मुझे देखना हो तो मैं क्या समझूंगा कि पहले t टाइम में हमने कितना अपना फेस शिफ्ट किया था, θ1, दूसरे में कितना किया, θ2, तीसरे में कितना किया, θ3। तो अगर इन सब को मैं t से डिवाइड कर लूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? और एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट मींस मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे पर्सन दूर जाता जाएगा, आप यहां खड़े, यहां कोई चल रहा है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होती रहेगी। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी निकाली गई है, तो वो क्या होती रहेंगी, डिक्रीज। ऐसे ही सोचो ना, कोई सामने से गुजरे सन से, बहुत तेज उसकी स्पीड हो, क्या होगा, देखना शुरू करेंगे। लेकिन क्या होगा, पहले मेरी स्पीड तेज घूमेगी, फिर मेरी स्पीड धीरे घूमेगी। मतलब एंगुलर वेलोसिटी पहले तेज होगी, फिर जैसे जैसे शिफ्ट होता जाएगा एंगुलर वेलोसिटी धीरे होती जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो इस तरह की कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी को निकालने के लिए हमको यहां पे फार्मूला यूज करना है, ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r। परपेंडिकुलर मीन्स जो पर्सन से, जैसे मान लीजिए ये पर्सन चल रहा है इधर, ठीक है, हम यही ले लेते हैं, ये चल रहे थे भाई साहब यहाँ पे, इनकी वेलोसिटी इधर v है, ठीक है, और वो कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं। हमने कहा ये पॉइंट P पर थे, अब ये पॉइंट Q पर है। हमको P और Q पॉइंट पे एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ पे भी उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। हम मान लेते हैं ये एंगल कितना बन गया, थीटा। ध्यान से देखिएगा बच्चों। तो फॉर पॉइंट P, अगर पॉइंट P पर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या निकलेगी, ओमेगा इज इक्वल टू, भाई ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये उसकी क्या हो जाएगी, इस केस के लिए रेडियस हो जाएगी। इसको आप O कह दीजिए, अभी बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो P पॉइंट के लिए क्या होगा, V परपेंडिकुलर, तो यहां तो V इधर जा रहा है, परपेंडिकुलर ही है, देखो हमारे रेडियस से वो क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि यहां के लिए रेडियस का काम ये करेगा, यहां के लिए रेडियस का काम ये करेगा। तो जब यहां पे है तो V परपेंडिकुलर, तो कितना है, V अपान रेडियस, ये रेडियस कितनी है बच्चों, OP, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको फार पॉइंट Q निकालना हो, Q पॉइंट के लिए निकालना हो तो क्या निकलेगा, Q पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी इधर है, ध्यान से देखिए, ठीक है, वेलोसिटी इसकी इधर है। जब ये वेलोसिटी इधर है, ध्यान देना बच्चों, तो अगर मैं देखूं तो यहां पे अगर मैं सर्कुलर मोशन महसूस करूं तो क्या कुछ ऐसा महसूस होगा, मतलब मुझे ये वाली स्पीड चाहिए उसकी। अब ये स्पीड कैसे निकलेगी, ध्यान दीजिए, ये थीटा है अगर, तो क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, बिल्कुल होगा। ध्यान से देखना, ये 90 माइनस थीटा, और ये तो हम कह रहे हैं यहां सर्कुलर मोशन हो गया ये, तो ये तो एंगल 90 हो जाएगा भाई, रेडियस से सरकमफ्रेंस का एंगल 90 डिग्री। तो हमें ये एंगल कितना मिला भाई, 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो इसकी वैल्यू मिलेगी थीटा।
ये वैल्यू क्या मिला, थीटा। अब v का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना जाएगा जरा सोचिए आप, ठीक है। इस डायरेक्शन में v का कंपोनेंट कितना जाएगा, v cos थीटा, और एक इधर जाएगा कंपोनेंट v sin थीटा। बट इससे तो कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना v परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब है जो रेडियल वेक्टर बनना है उसके परपेंडिकुलर, तो OQ रेडियल यहां बनना है उसके परपेंडिकुलर। तो Q पॉइंट पे अगर आपको रेडियल वेलोसिटी निकालनी हो तो ये आ जाएगा v cos थीटा अपान OQ, v cos थीटा अपान OQ। इस तरीके से आप अलग अलग पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में रखिए, इससे क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं। बच्चों, आपसे पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, ठीक है। मैं ये पूछ लेता हूं कि जो हैंड्स ऑफ क्लॉक है, ठीक है, घड़ी की सुइयां, ठीक है, मैं लिख देता हूं, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड्स हैंड, मिनट्स हैंड, एंड आवर्स हैंड, ठीक है। सेकेंड वाली सुई, मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई, इन सबकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है। Supposed that motion of hands of clock यूनिफॉर्म। हम मान लेते हैं जो हैंड्स ऑफ क्लॉक हैं उनका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब वैसे तुमने देखा होगा कि घड़ी की सुइयां कैसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, देखो जो सेकंड वाली देखो ऐसे चलती है, रुक रुक के चलती है। बट हम यहां सपोज कर रहे हैं कि वो क्या है, यूनिफॉर्म तरीके से सपोज करो मोशन कर रही हो, भले स्पीड कितनी भी कम हो बट यूनिफॉर्मली मोशन होगा। तो कैसे करेंगे, तो भाई जो सेकेंड्स हैंड होती है, ठीक है, जरा सोचिए, तो सेकेंड्स हैंड, ये मिनट्स हैंड और ये आवर्स हैंड। तो आपने पढ़ रखा है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपान टी, 2 पाई अपान टी। तो किसी भी चीज का अगर टाइम पीरियड पता हो तो आप उसका क्या कर सकते हैं, ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई बहुत सिंपल, सेकंड वाली सुई का, सेकंड वाली हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है, 60 सेकंड, ठीक है। तो ओमेगा एस ये फॉर सेकेंड्स हैंड कर रहे हैं, 2 पाई अपान टी एस, 2 पाई अपान 60 मीन्स ये कितना आ गया, पाई अपान 30 रेडियन पर सेकेंड। फॉर मिनट्स हैंड, मिनट्स हैंड के लिए क्या होगा जरा ध्यान दो बच्चों। भाई मिनट्स हैंड के लिए टाइम पीरियड कितना होता है, मिनट वाली सुई का टाइम पीरियड कितना होता है, एक चक्कर कितनी देर में लगाती है मिनट वाली सुई,
60 मिनट में। कितनी देर में लगाती है? 60 मिनट में। तो अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करना चाहूं तो क्या 60 इंटू 60 हो जाएगा भाई? 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 सेकंड में 2 इंटू 60, 60 मिनट में 60 इंटू 60, ये हो गया। सो ओमेगा एम मिनट वाले हैंड का एंगुलर वेलोसिटी कितना आएगा? 2 पाई अपान टी एम, 2 पाई अपान 3600, कितना आ गया? पाई अपान 1800, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। फॉर आवर्स हैंड, आवर्स हैंड के लिए क्या करेंगे भाई? उसका टाइम पीरियड सोचो जरा। आवर्स हैंड का टाइम पीरियड कितना होता है भाई? घड़ी की जो घंटे वाली सुई है, आवर्स हैंड है, वो कितनी देर में चक्कर पूरा करती है? 12 आवर, ठीक है, 12 आवर्स में। इसका मतलब TH इक्वल टू क्या आएगी? इसका मतलब ये आ जाएगा 12 इंटू 60 करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा, इंटू 60 करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट होगा। सो ओमेगा H इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई अपान TH, 2 पाई अपान 12 इंटू 60 इंटू 60, ठीक है बच्चों। ओमेगा H इक्वल टू कितना आएगा? पाई अपान रेडियन पर सेकेंड, पाई अपान 21,600 रेडियन पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बेसिक बात करूं तो मुझे पता चल गया कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेकेंड वाली सुई की सबसे ज़्यादा है, मिनट वाली की उससे कम है, और आर वाले की उससे कम। बच्चों अब आपसे किसी भी चीज़ का कहे अगर एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए तो आप कर सकते हैं। आपसे हम कहें अर्थ का रोटेशन हो रहा सन के राउंड, अर्थ रोटेट कर रही है ना सन के राउंड, इसका टाइम पीरियड कितना है? अरे भाई अर्थ का निकालना है तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान टी, 2 पाई अपान टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना है? 365 डेज अप्रॉक्स। पुट कर दो फटाक से आंसर, सेकंड में कन्वर्ट कर दिए। तो कहीं भी आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो आप निकाल लेंगे। सबसे बड़ी राज की बात यह है कि जो सेकंड वाली हैंड है जैसे इसमें, ठीक है, इसमें कोई भी पॉइंट ले लो, हम इससे कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। मान लीजिए P1, P2, P3, P4, P5 ले लिया, तो एंगुलर वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम होगी। क्यों? क्योंकि जब ये निडिल अपना चक्कर पूरा करेगी सेकंड वाली सुई, तो जितनी देर में P1 अपना राउंड पूरा करेगा उतनी देर में P2 करेगा, उतनी देर में P3 करेगा, सबका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने का टाइम सेम होगा, मींस टाइम इंटरवल सेम होगा। इसका मतलब हर पॉइंट के लिए T सेम हो गया, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपान T, तो हर पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, बट लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि बट लीनियर वेलोसिटीज विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि P1 वाले का सर्किल इतना बड़ा बनेगा, P2 का इतना बड़ा, P3 का इतना बड़ा, P4 का इतना बड़ा, P5 का इतना बड़ा। कहने का सेंस ये है कि सबसे बड़ा सर्किल किसका बना? P5 का, और V इक्वल टू क्या होता है? R ओमेगा।
तो जिसकी रेडियस छोटी होगी उसका v छोटा होगा, तो Vp1 से बड़ा होगा Vp2 से बड़ा होगा Vp3 से बड़ा होगा Vp4 से बड़ा होगा Vp5। कहने का सेंस ये है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके हर पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, लेकिन हर पॉइंट का लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होगा। जो पार्टिकल सेंटर से जितना ज्यादा दूर होगा उसका लीनियर वेलोसिटी उतना ज्यादा होगा। समझ रहे हैं? ये बात आपको माइंड में सेट कर लेनी है। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहां पे। क्वेश्चन ये सपोज कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी यहां से ड्रॉप कर दी गई, कितनी हाइट से? 100 मीटर हाइट से। A body is dropped from 100 meter height, and a person observe the body from 55 meter distance। पर्सन कहां? यहां से ऑब्जर्वेशन अपना कर रहा है, ठीक है। देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाई, ये पर्सन है, पर्सन फ्रॉम अर्थ आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ फ्री फॉल। 3 सेकेंड तक ये फ्रीली फॉल होती है, उस समय इसको यहां पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी महसूस होगी। तो बच्चों यहां पे हमारा यही कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन? ओमेगा इज इक्वल टू V परपेंडिकुलर अपान R रेडियस। बस आपको यह समझना पड़ेगा कि 3 सेकंड के बाद ये बॉडी कहां पहुंचेगी और वहां इसका V क्या होगा, फिर V परपेंडिकुलर निकल आएगा। क्योंकि जब ये बॉडी ऐसे गिरेगी तो जो पर्सन होगा पहले इधर देख रहा होगा, जैसे जैसे नीचे गिरी वो अपने सर को ऐसे ऐसे करता जाएगा, मीन्स उसके सर को ध्यान से देखो तो उसको एक एंगुलर वेलोसिटी वहां आ जाएगी। वही एंगुलर वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। बच्चों मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया 3 सेकंड में, कितना पहुंचा आप निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं P पॉइंट है, ये तो P में मान चुका हूं, ये A है, ये B है और ये C है। तो सॉल्यूशन हम यहां शुरू करते हैं। ये फार्मूला हमको यूज करना है, ये हमको पता चल गया है, ठीक है। अब क्या होगा? सपोज, अब इतना लिखना नहीं है, सपोज किया कि बॉडी B से C तक पहुंच गई 3 सेकंड में, तो ये हाइट कितना हो गई? ये h हो गई। इस इंटरवल में टाइम कितना लगा? 3 सेकंड। मान लेते हैं जब ये बॉडी यहां पे पहुंची तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? मान लेते हैं v हो गई, ठीक है बच्चों। आपको पता है जब ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0, क्योंकि हमने वहां से जस्ट रिलीज किया था, ठीक है। अच्छा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ GT²। भाई u तो भाई साहब 0 थे पहले ही, वो तो पहले ही कह रहे थे, हम कुछ नहीं। अच्छा, हाफ g की वैल्यू 10 इंटू T², इस क्वेश्चन दिया होता है, गिवन g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, T², T की वैल्यू कितनी है?
3 स्क्वायर करेंगे तो 9, कट किया 5 टाइम्स। एच कितनी आ गई 45 मीटर। एच कितनी आ गई 45 मीटर। वेरी गुड। तो ये भाई साहब यहां आ गए, इनकी यहां से कितनी हाइट कम हो चुकी है 45 मीटर। अगर इधर 45 हो गई है तो अर्थ से इनकी डिस्टेंस कितनी बची जरा ये बता दो। यहां से भाई 100 थी, 45 चली गई तो बची कितनी? सीधी सी बात है, वो बची है 55 मीटर। वो कितनी बची है 55 मीटर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब यहां की वेलोसिटी निकालना हमारा पहले मकसद है, ये v निकालना। ठीक है, तो v कैसे निकलेगा? फ्रॉम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, चाहे ये लगाओ चाहे v इक्वल टू यू प्लस जी टी लगाओ, कोई भी इक्वेशन लगाओ आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इक्वल टू यू तो 0 हो गए भाई साहब, 10 इंटू 3, तो v कितना आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इस पर्सन को यहां पे ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा और उसकी स्पीड क्या आ गई है, ये आ गई है 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको एंगुलर वेलोसिटी क्या महसूस होगी ये सोचना है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए मैंने क्या बताया, इस सर्किल बना दो ऐसे। ठीक है, तो आपको ये वेलोसिटी फाइंड करनी है। कौन सी? जो पीसी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। हमको कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है? जो पीसी के परपेंडिकुलर है। थोड़ा कट पिट ज्यादा रहा बच्चों। 55 मीटर, हमको ये वाला कंपोनेंट निकालना है। ठीक है, ये इधर v है। बच्चों ध्यान दो, ये 55 और ये 55 यहां तक। जब ये 55 ये 55, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आइसोसेलेस एंगल हो गए। दोनों साइड क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये एंगल भी सेम हो जाएंगे, तो ये भी 45 हो जाएगा और ये वाला भी 45। ध्यान देना, ये 45 और ये पूरा 90 गया, तो इधर वाला भी एंगल कितना बनेगा, ये एंगल भी हो जाएगा 45। ये एंगल भी कितना आ गया बच्चों 45। अच्छा, तो v के दो कंपोनेंट ले लो, एक इधर हुआ, क्या हुआ v cos 45, देखो इधर v cos 45, और एक इधर गया, क्या गया v sin 45। बच्चों आपको तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लेना, तो ये लेना पड़ेगा। ठीक है, और P से C की डिस्टेंस कितनी होगी सोचो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो रूट में 55 का स्क्वायर प्लस 55 का स्क्वायर कितना आ गया 2√55। ये कितना आ गया 2√55। तो बच्चों अब यहां पे एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी, लिखेंगे अब यहां। सो एंगुलर वेलोसिटी एट C ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगी, P के रेस्पेक्ट हम सोच रहे हैं, देखो तो क्या होगी भाई v cos 45, देखो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लिया, अपान में ये डिस्टेंस कितनी PC। v कितना है बच्चों 30, cos 45 कितना है 1/√2, PC कितना है 55√2। क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √2 यस। 5 से डिवाइड किया 11, 5 से डिवाइड किया 10, तो कितना आ गया 10/22 रेडियन पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 10/22 रेडियन पर सेकेंड। क्या कोई प्रॉब्लम है? अब पूछ देते हैं कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो देखो ऐसे। ठीक है, तो अगर हम ऐसे खड़े हो तो ऐसे देख रहे हो तो इधर होती एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। क्लियर? इस तरीके से बच्चों क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे
आज यहीं तक बात करते हैं, फिर आगे और क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स और टॉपिक। ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से तब तक पढ़ाई करते रहिए।